This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बेंगलुरु की 200 से ज्यादा झीलें रियल एस्टेट के कब्जे के बाद रह गई आधी से भी कम। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की जरूरतों और पर्यावरण के बीच कैसे बिठाया जा सकता है तालमेल। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। इमारतों को भूकंप से बचाने के लिए रेट्रोफिटिंग का तरीका क्या है सबसे मुनासिब। बेंगलुरु की झीलें शहर में बवंडर खड़ा कर रही हैं। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से वहां से गैर कानूनी कब्जा हटाने की मुहिम तो विवाद की वजह बन ही रही है। अब बिल्डरों को झीलों के करीब काम करने की इजाजत देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन गैर कानूनी कब्जा और इमारतों का अंधाधुंध बनना वहां की झीलों के लिए ठीक नहीं है, ये जाहिर है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि अगर इन झीलों को नजरअंदाज करते रहे तो क्या होगा इसका नतीजा। लक्ष्मी शिवदास की रिपोर्ट। बेंगलुरु की सैंकी-टैंग झील शहर की सबसे बेहतर झीलों में से एक है। जल्द ही इस 100 साल पुरानी झील के नजदीक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इसके लिए डेवलपर्स को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन यहाँ के निवासी इस फैसले से खुश नहीं है। शुरुआत से ही देखना पड़ेगा कि कब्जा न हो, खासकर झीलों के बिल्कुल नजदीक। इससे झील के पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, जमीन के नीचे का पानी और हरियाली व पक्षियों पर भी असर पड़ेगा। सबको पता है कि अपार्टमेंट ब्लॉक झील के नजदीक बनाने से पानी की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। You don't have to be an engineer. Everybody knows that the water system ecology is spoiled. सैंकी-टैंग ही नहीं, बेंगलुरु की दूसरी झीलों को भी बेतरतीब शहरीकरण के नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। 1973 में शहर में 200 से ज्यादा झीलें थीं, जबकि 2010 में ये घटकर 90 रह गईं। 54% झीलें अतिक्रमण का शिकार हुई और उनमें से 72% पानी न आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सूख रही हैं। घर खरीदारों को अवैध घर गिराने की मुहिमों से असर तो पड़ा, लेकिन असली नुकसान गिरते हुए जलस्तर में नजर आता है। Wherever lakes were there, you know, earlier groundwater table was 100. जहाँ झीलें हैं वहाँ पहले 100 फुट नीचे पानी मिल जाता था। झीलें नहीं रहीं तो पानी 600 फुट पर मिलता है। केआरपुरम जैसे इलाकों में तो 1200 से 1500 फुट नीचे चला गया है। उस स्तर पर पानी होता है तो उसमें मिलावट भी बहुत होती है, यानी जो पानी हम पी रहे हैं वो खराब है। झीलों तालाबों की ये हालत करेंगे तो यही होगा। झीलों तालाबों के आसपास कम से कम 30 से 40% क्षेत्र में हरियाली होनी चाहिए ताकि पानी सोखकर जमीन में जाए और 12 महीने झील में पानी रहे। जब ऐसा नहीं होता तो बेंगलुरु की तरह झीलें मौसमी हो जाती हैं। पिछले 40 साल में शहर के निर्मित क्षेत्र में 62% का इजाफा हुआ है, जिससे ग्रेटर बेंगलुरु की 78% हरियाली और 79% जल स्रोत में कमी आई। जिन प्रमुख झीलों पर कब्जा हुआ है उनमें बेलंदूर, सरक्की, चुंचागत्ता और अगारा झीलें शामिल हैं। अगारा झील तो 2002 से 2014 के बीच 170 से घटकर 97 एकड़ तक सिमट गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि हालात को सुधारने के लिए मौजूदा झील विकास प्राधिकरण को और अधिकार देने चाहिए।
Right now there are so many agencies involved in lake. फिलहाल झीलें इतनी एजेंसियों के तहत आती हैं कि किसी की भी जिम्मेदारी नहीं रहती। अब झील विकास प्राधिकरण को अधिकार देना चाहिए। Different agencies, but the ownership should lie with the Lake Development Authority. जानकारों की राय में बारिश के पानी के नालों पर कब्जे से भी झील में पानी नहीं आ पाता। झील सूखती रहती है और शहरों में बाढ़ आ जाती है। बेंगलुरु से लक्ष्मी शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीवीएस विश्वनाथ, जो कि एडवाइज़र हैं रेन वाटर क्लब के, और डॉक्टर सुजीत कुमार हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किल्म आर्ट प्राइवेट लिमिटेड के। तो शुरुआत आपसे करते हैं विश्वनाथ। यहाँ हम सुन रहे हैं कि राज्य सरकार लगभग लगता है जैसे कि इस पूरे मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी है। अगर इतनी सारी झीलें सूख गई हैं या फिर उनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई कदम अब तक उठाया नहीं गया? सरकार की तरफ से तो कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है। यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के जरिए कुछ काम हो रहा है। सरकार की तरफ से एक टैंक डेवलपमेंट अथॉरिटी का नियमन किया गया है, लेकिन उसे पूर्ण रूप देने में काफ़ी टाइम लग रहा है। जब तक कि ये टैंक डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरीके से नहीं आ जाता है शहर में काम करने के लिए, तब तक के लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा है, ऐसे दिख रहा है। जी सुजीत, आप क्या मानते हैं? क्या यहाँ पर सरकार की अनदेखी है या कोई और बात है, कोई और वजह है कि किसी तरह से सरकार और रियल एस्टेट के बीच साझा तरीके से यहाँ काम चल रहा है? देखिए, मैं इस मुद्दे को एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ। इट इज़ नॉट कि सरकार काम नहीं करती है। सरकार के पास 1000 काम होते हैं जिसमें जो मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस पर ध्यान देती है। जो झील है, जलाशय, जल स्रोत है, पुराने जमाने से हर सभ्यता की एक सेंटर बना हुआ है कि सोसाइटीज ग्रू अराउंड लेक्स। पर जब एक सिटी बढ़ता है तो लेक या इकोलॉजी इज नॉट द प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर। उसमें ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, शेल्टर, बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं जो सरकार की प्राइम इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं। उनको एड्रेस करते करते क्या होता है कि द अर्बन प्रेशर दैट गेट्स डेवलप्ड इन अ सिटी धीरे धीरे उन फ्रिंजेस को एक्सप्लोर करती है जो सबसे गलिबल है, जैसे कि रास्ते हैं, पतली गलियां हैं, खाली सड़कें, खाली जमीन है जो देश शामलात की जमीन है या खराब जमीन है या तरी जमीन है जिसपे किसी का कोई डायरेक्ट मलकियत नहीं होती है। तो सबसे आसान जगह होता है लेक, जिसकी प्रॉपर्टी लेक से कहीं तो लेक का दायरा खत्म होता है और कहीं निजी प्रॉपर्टी की दायरा शुरू होता है। जहां भी वो दायरा खत्म होता है वो जो बफर जोन है दैट इज द मोस्ट वॉलेटाइल पॉइंट। वी डोंट हैव द पुलिसिंग मैकेनिज्म कि उसके अंदर कोई घुसे ना घुसे रोके। तो आज सरकार क्या कर रही है, खूब सारे पैसे खर्च करके वो दीवारें लगा रही है, जालियां लगा रही है, बंडिंग कर रही है, रोक रही है कि भाई इसके अंदर कोई आओ मत, विच इज ऑल्सो नॉट डेफिनेटली द बेस्ट वे टू डू। जो जलाशय है, जल स्रोत है, उनकी अहमियत जब तक आदमी के हर यूजर के मन में ना आए, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे परचेसर हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम है आज कि पानी का स्तर गिर रहा है। जहां पे मेरा बोरवेल 250 फुट पे काम करता था, आज 1100 फुट पे पानी नहीं देता है। वजह क्या है कि धीरे धीरे करके पानी का स्तर घटता चला गया है जी। और जब भी हम लेक को कहते हैं, लेक फॉर गॉड सेक इज नॉट ए होल ऑन द ग्राउंड। एक धरती के समतल पे एक छेद कर दिया, उसमें पानी भर गया, दैट इज नॉट ए लेक। वो तो एक हौदी हो गया, टैंक हो गया। लेक इज ए सिस्टम जहां पे एक कैचमेंट एरिया होता है, राजकलवे होते हैं, उसकी फ्लड प्लेन्स होते हैं, उसकी सारी इफेक्टेड जोन्स होते हैं, और फाइनली जाके एक हौदी में पानी इकट्ठा होता है जो रिचार्ज करती है, इकोसिस्टम्स मेंटेन करती है, माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन करती है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। और जब बिल्डिंग जैसे डेवलप करते हैं तो इसमें किसी की साजिश नहीं है, किसी का कोई नेक्सस नहीं है। चलिए सुजीत, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है वो आपका मानना है कि एक ऐसा इकोसिस्टम है कि जिसमें इंसान भी आके रहेगा ही और हमें किसी न किसी तरह से तालमेल करना है। लेकिन यहाँ मैं विश्वनाथ से जानना चाहूँगी कि आप क्या मानते हैं कि क्या इन लेक्स के पास इंसानों का आके रहना या वहाँ बिल्डिंगें बनना, क्या ये वाजिब है? देखिए, ऐसा है कि जब शहर बढ़ रहा है, जहाँ पे जिस शहर में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है, वहाँ तो लेक के पास लोग आएंगे ही, लेकिन एक बफर जोन बनाना ज़रूरी है हमें। करीब
30 मीटर या 100 फुट दूर लेक के शोर के आजू बाजू कोई बिल्डिंगें नहीं आनी चाहिए। बिल्डिंगें आती हैं तो भी उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि वहाँ पानी जम जाएगा या फिर फाउंडेशन बनाने में काफ़ी तकलीफें आएंगी। तो कम से कम 100 फीट का बफर जोन रखना काफ़ी ज़रूरी है, बिल्डिंग के लिए भी और लेक के लिए भी। लेकिन साथ साथ कुछ और काम भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ये बिल्डिंगों में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं बेंगलोर में। ये ट्रीटेड सुएज लेके हम लेक के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसकी मात्रा और क्वालिटी ऐसी हो कि वो लेक में जा सके। और जब ये लेक में जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा और उससे काफ़ी फायदा होगा, बिल्डिंग को भी फायदा होगा, लेक को भी फायदा होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जक्कूर नाम की एक तालाब है जो 50 हेक्टेयर बड़ी है। वहाँ पे ट्रीटेड सुएज 1 करोड़ लीटर ट्रीटेड सुएज जा रही है और वो तालाब 365 दिन भरे रहती है। उसमें काफ़ी पक्षियाँ हैं और मछलियाँ हैं। ऐसे जक्कूर जैसे मॉडल जो हैं वो काफ़ी और जगह फैलाने की ज़रूरत है। जी सुजीत, आप जो कह रहे हैं वो किस तरह से लागू किया जा सकता है कि एक ऐसे तरीके से वहां पे रहा जाए कि नुकसान किसी का ना हो? देखिए, फंडामेंटली हम लोग एक देश में ऐसा रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बुद्धिजीवी हैं। हम किसी भी चीज़ को एक प्रोसेस में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं। हम हर मुद्दे पे बहस करते हैं, उसको दोबारा बहस करते हैं। एक लेजिस्लेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉन पार्टीसन, विच इज़ क्लियरली इकोलॉजी सेंटर्ड की एक लेक है जो विच इज़ द रूट बेस। जैसे मेरा गले से मुझे हवा जाती है अंदर, मेरे गले के एक दायरा है, अगर मैं उसको सिकोड़ता जाऊँ एक लेवल आता है वेयर आई विल सफोकेट एंड डाई। तो इट इज़ नेसेसरी टू पुट रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशंस विच आर एब्सोल्युटली अनबायस्ड, विच प्रोटेक्ट्स द इकोलॉजी ऑफ द लेक एंड द सराउंडिंग। पर उस लेजिस्लेशन सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? विल ऑलवेज बी ब्रोकन। एनीथिंग दैट इज इम्पोज्ड और प्यूनिटिव विल ऑलवेज देयर बी अ वे टू गो अराउंड इट। द मार्केट ड्रिवन सिस्टम्स आर द बेस्ट सिस्टम्स। एनी डेवलपर जब वो बनाता है तो बना के वो एक ख्वाब बेचता है, घर तो बेचता ही है, साथ में एक ख्वाब बेचता है। वो कहता है मेरे यहाँ पे तुरहली फॉरेस्ट है, मेरे यहाँ पे लेक है, मेरे यहाँ बगीचा है, मेरे यहाँ फलाना है। तो अपने माल बेचने के लिए काफ़ी सारे उसकी चीज़ें बनाती है। जब इट बिकम्स मैंडेटरी दैट द प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट इज इन सिंक विद द नेचर, इज नॉट एनक्रोचिंग ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ऐसे सिचुएशन में द लेजिस्लेशन विल सेट द पैरामीटर, बट इंडिविजुअल यूजर, खरीदने वाला, बनाने वाला और इसको जो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो ऑथराइज करती है, जो अप्रूव करती हैं, जो उनको परमिट करती हैं, इनके बीच में देयर शुड बी क्लियर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बाय विच ओनली द करेक्ट थिंग हैपेंस। जब भी ये ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है, अभी जो एनक्रोचमेंट की बात है, इट इज नॉट एक दिन की बात, कितने सालों से चलता आया, धीरे धीरे करके 265 झीलों से 80 झील में हम बदल गए। 80 झील में से भी 40 से ज्यादा में पानी नहीं है। झील कहते हैं पर पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके रास्तों में हमने जो रास्ते कोई जानता नहीं, सी देयर इज नो डेटाबेस दैट द गवर्नमेंट इवन टुडे हैज। इट डजंट हैव अ 3D मॉडल और अ लाइडर टेक्नोलॉजी टू मैप दैट एरिया एंड से कि इन गलियों से, इन रास्तों से पानी आता है इस झील में, तो इसमें परहेज होनी चाहिए, इसमें बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, या बने तो इस तरीके की बननी चाहिए कि बिल्डिंग के नीचे से भी पानी बहना चाहिए। देयर इज नो लेजिस्लेशन, नो व्हाट यू कॉल डेटाबेस विच सेज व्हाट टू बिल्ड, हाउ टू बिल्ड, वेयर टू बिल्ड। तो हर बिल्डर अपनी जमीन पे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बनाता है, जो सही कर रहा है क्योंकि कानूनी तौर पे उसकी जमीन है और वो FAR के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही बना रहा है। बट द ओवरऑल अर्बन प्लानिंग और द सिटी प्लानिंग हैज फेल्ड टू एड्रेस द कैचमेंट, द फ्लो इन एंड द अदर थिंग्स। तो मेरे ख्याल से इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव काइंड ऑफ लाइक दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है जो दिल्ली की खूबसूरती को प्रोटेक्ट करती है। बैंगलोर में एक लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है पर उसकी अभी फॉर्मेटिव स्टेजेस है। मतलब वेरी गुड दबाव में काम यहाँ नहीं होगा, इसके बारे में उनको और आगे सोचना होगा। विश्वनाथ, आप क्या मानते हैं कि कौन सा ऐसा लूप होल है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके, कानून की पेचीदगियों को का इस्तेमाल करके ये काम हो रहा है इस वक्त कि इस तरह का नुकसान हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी या BDA जो है, जो मास्टर प्लान बनाती है और लैंड यूज बनाती है, उसी पे आरोप लग रहा है कि कम से कम 50 लेक में उन्होंने खुद आक्रमण किया है और वहाँ पे साइट बनाई है या बिल्डिंग बनाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो प्लानिंग अथॉरिटी हो वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, वही उसका रेगुलेशन भी करे और वही जाके साइट डेवलपमेंट भी करे उन तालाबों में। तो हमें इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना चाहिए। प्लानिंग अथॉरिटी जो है, मास्टर प्लान जो बनाती है, वो अलग होनी चाहिए और जो उसकी देख रेख करती है, जो रेगुलेशन करती है, वो अलग अथॉरिटी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है।
वैसे मास्टर प्लान में तो लेक प्रोटेक्शन है ही, और इन जो चैनल्स का है प्रोटेक्शन है, लेकिन उसका देखभाल कोई नहीं कर रहा है, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, उसको कोई पुलिस नहीं कर रहा है, जैसे सुजीत बता रहे थे। तो वो जो पुलिसिंग जब होगी तब जाके कहीं से लेक बचेगा। बात ये और एक नोट करने की चीज ये है कि अब तक तालाब का रोल जो था वो डिफाइन नहीं किया गया था कि क्या रोल है इन तालाबों का। अब जबकि बैंगलोर के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और जब बोरवेल ही पानी का स्रोत बन गया है, तब जाके लेक की तरफ ध्यान जा रहा है कि ये लेक के नहीं रहा तो रिचार्ज नहीं होगा और बोरवेल में पानी नहीं आएगा। इसलिए अभी अटेंशन जा रहा है। और मेरे हिसाब से बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट में जो 1700 लेक जो बचे हैं उन पे अभी ध्यान जाना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन अभी से होना चाहिए, क्योंकि ये 1 करोड़ का शहर 2 करोड़ हो जाएगा करीब 20-25 सालों में। जी, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो बेंगलुरु की ये एक बड़ी परेशानी है और ये हम अक्सर देखते आए हैं। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण वहाँ पर ताक पर रखा जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों का जवाब।